तो देखो एक बार और समझते हैं इस टॉपिक को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बता रहा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या मीडियम, ठीक है, यूज सही होगा यहाँ पे वर्ड का, अगर हम मीडियम बोलें तो कोई भी मीडियम कितना डेंसर है या रेयरर है ये पता चलता है हमें विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, एयर के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो? अब मैं ये बोल दूं कि भाई एक बच्चा है जिसके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 80, ठीक है, तो ये जो 80 वाला है इसे मैंने मान लिया कि ये अच्छा बच्चा है, 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं इसके, अच्छा बच्चा है, पेपर काफी टफ था तो 80 भी आना बड़ी बात है, तो ये 80 वाला बच्चा है, ठीक है। अब एक बच्चे के आ रहे हैं 60, तो मुझे साफ साफ पता चल गया कि इसके कंपैरिजन में ये वाले बच्चे के मार्क्स कम है, ठीक है, यानी इसने पेपर अच्छे से नहीं दिया होगा। एक के आ रहे हैं 85, ठीक है, अब ये बताओ 85 वाला अच्छा बच्चा है कि कैसा है? हम्म। सर अच्छा है। अच्छा है, कैसे पता चला हमें? क्योंकि 80 वाले को ही मैंने अच्छा बोल दिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कंपैरिजन ना बैठ रहा है 80 को देख के। अगर मैं ये कह देता कि भाई ये 80 वाला बिल्कुल नालायक बच्चा है, ठीक है, कि 80 तो इसके जो 80 आए सबसे कम इसी के आए हैं, तो तुम क्या कहते हैं 85 वाले को? अब तुम सोच में पड़ जाते, तुम कहते कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है, हो सकता है ना एग्जाम 200 में से हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको किसी ना किसी से तुम कंपेयर करके देखेंगे ना। समझ रहे हो? तो वहां पे हमने मान लिया एयर, हमने मीडियम पहला क्या लिया, हमने कहा एयर, और ये बोला एयर से रे जा रही है और फिर जो दूसरा मीडियम है उसमें एंटर कर जाएगी। कहाँ से जा रही है? एयर से, और किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा ना, ठीक है, उस एंगल को क्या बोलेंगे? जो यहाँ से ये नॉर्मल से एंगल बनाएगी ये रे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे? बताओ। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस बोलेंगे, क्यों? रिफ्रैक्शन सर क्यों नहीं क्योंकि बोलते? हाँ, अभी रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं है। अभी तो हुआ ही नहीं है। तो यानी कि अगर मैं इसको आई बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि एयर से ही हम हमेशा देख रहे हैं, है ना, एयर से ही हम हमेशा देख रहे हैं, यानी कि कभी भी अगर हमें किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो एक मीडियम हम ले लेते हैं एयर, और दूसरा हम लेंगे कोई जो भी मीडियम का जिसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। लेकिन रे कहाँ से चलाई जाएगी? रे चलाई जाएगी एयर टू डेट मीडियम, ना कि इस तरीके से कि इस मीडियम से तुमने एयर में निकाल दिए, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं वहां पे, क्योंकि एंगल हम मान के चल रहे हैं, हम एयर के रेस्पेक्ट में ही सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो हमेशा जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो किसका होगा? एयर का लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये कोई दूसरा मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, कुछ भी मान लो, कुछ होगा मीडियम। अब ये क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ऐसे चली आती लेकिन इस तरीके से हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गई, बैंड हो गई थोड़ी सी। यहाँ जो एंगल बना है उसने, इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल जो होता है वो डिग्री में होता है, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई 50 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं तुमसे बोलूं कि साइन 50 की वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन की सेंस बन गई, ठीक है। कोस 50 की वैल्यू क्या है, टेन 50 की वैल्यू क्या है, क्योंकि इन डिग्री पे, इन टिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। हमने 0 पे याद किया हुआ है, 30 पे, 45 पे, ठीक है, 60 पे, 90 पे। तो ये जो मेन मेन है, कुछ बेसिक है, वो हमने याद की है, लेकिन सब पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी होगी। तो अगर यहाँ पे कुछ एंगल आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम साइन में देखते हैं। एंगल क्या है यहाँ पे? आई होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, यानी एंगल यहाँ पे आई जो भी था उसकी वैल्यू साइन में, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा था उसकी वैल्यू साइन में। अब ये जो भी नंबर आएगा, वैल्यू आएगी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस वाले मीडियम का, ठीक है। यही क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का। जैसे कि मैंने कल तुम्हें बताया था, वाटर के लिए क्या आ जाता है? वाटर के लिए आ जाता है 1.3, ठीक है, 1.3। ग्लास के लिए क्या आ जाता है? अगर यहाँ पे मैं एयर लूं और ये वाला मीडियम ग्लास लूं जहाँ पे रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है,
तो ये आ जाता है 1.5। क्या आ जाता है? 1.5। इसको रेशियो को कांस्टेंट क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि हमेशा एयर और ग्लास में जब भी तुम देखोगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, तो तुम्हें हमेशा 1.5 ही मिलेगा, चाहे यहाँ पे आई और आर की जो डिग्री है वो चेंज हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आई आ रहा होगा वो कुछ एंगल बना रहा होगा इस तरीके से। अब तुमने कहा ऐसे अगर लाइट आई तब, तो मैं कहूंगा अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे क्या पहले के इक्वल है एंगल ऑफ इंसिडेंस? नहीं, अब कुछ और वैल्यू होगी। पहले तो देखो कुछ था, अब इससे ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू और आ रही होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू साइन में तुम देखोगे, उसके हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू तुम देखोगे आर की, ये भी तो चेंज हो जाएगा, मानो वैसे चला गया है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू रखोगे, दोनों की वैल्यू रखोगे, आएगा 1.5 ही, आएगा 1.5 ही। ठीक है, तो साइन आई जब चेंज हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। और जब दोनों चीज चेंज होती हैं तो वो इस तरीके से चेंज हो रही होती है कि जो वैल्यू आ रही होती है वो हमेशा सेम आ रही होती है। ठीक है, अगर हम क्या ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, ठीक है, एयर और ग्लास, या फिर एयर और वाटर, कोई भी मीडियम ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका एयर के साथ जो आ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, उसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एयर को हमने एक तरीके से रखा और उसके साथ बाकी जितने भी ऐसे मटेरियल थे, सब्सटेंस थे जिससे लाइट पास हो पा रही थी, उन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाल लिया। क्लियर है? यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एंगल से ना निकालें हम, ठीक है, तो स्पीड से भी निकाला जा सकता है। किससे भी निकाला जा सकता है? स्पीड से। ठीक है, अब हमें पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई रे जाती है तो भाई उसकी क्या चेंज हो जाती है? स्पीड। ये बात बताओ, मालूम है कि नहीं? अरे हाँ है यस ना? सर। ठीक यस है, सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाती है। क्लियर है? तो अब मैं मान रहा हूँ कि भाई एक मीडियम है और एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं पहले की तरह ही। यहाँ पे मीडियम हो गया है 1 और यहाँ पे मीडियम हो गया है ये 2। तो यहाँ से ऐसे जा रही थी ये, ठीक है, और फिर ऐसे चली गई। यहाँ पे हमारे पास एंगल वगैरह नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, स्पीड दे दी, तो हम स्पीड से भी निकाल सकते हैं। इसकी स्पीड थी रे की, ठीक है, इन मीडियम 1 V1, और यहाँ पे रे की स्पीड चेंज हो ही जाएगी, यहाँ पे हो गई V2। क्लियर है? तो होता क्या है, देखो जिससे जा रही है उसको तो ऊपर रखते हैं, यानी V1 को ऊपर रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और बाद में जिसमें एंटर करती है उसको हम नीचे रखते हैं V2। ये रेशो हो गया। लिखते कैसे हैं इसको, देखो इस तरीके से। ठीक है, 1n2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, पढ़ते कैसे हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। क्लियर है? 1 के रेस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये बात बताओ। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, यहाँ यस पे सर। एयर नहीं ले रहे हैं, जब एयर Yes, लेते sir. हैं तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, यानी कि जो दो मीडियम है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे 80 से ही हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन इनका आपस में भी तो किया जा सकता है ना। बोलो, सही है? यस सर। भाई 80 और यस सर। 60 वाले बच्चे को भी तो देख सकते हैं हम खड़ा करके, उनसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है या क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 60, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो बी है, ठीक है, वो ए के कंपैरिजन में इंटेलिजेंट है, ठीक है, या नहीं है? बस ये शब्द है, बी जो है ए के कंपैरिजन में इंटेलिजेंट है कि नहीं है, तुम बताओ। सर नहीं है। सर नहीं है। नहीं है। तो तुमने यहाँ बात किसकी करी, ए की सर या बी बी की? की। बी की किसके रेस्पेक्ट में करी है? सर ए। एक है। ए के रेस्पेक्ट में करी है। हो सकता है बी दूसरा कोई बच्चा हो 50 वाला, उससे तो अब इंटेलिजेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी की बात हुई थी ए के रेस्पेक्ट में। तो ये इसी तरीके से जब हम ये लिख रहे होते हैं तो हम बोल रहे होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का है विद रेस्पेक्ट टू 1, 1 के रेस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे निकालते हैं।
अब बताओ समझ आया? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. बस तुम्हें ये याद रखना है लिखते कैसे हैं, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे 1n2 लिखा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है। पढ़ेंगे इसको कैसे? ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, ऐसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 is equals to ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, इस तरीके से। तो ये ध्यान होना चाहिए कि v1 ऊपर और v2 नीचे, यानी जिससे जा रहा है वो ऊपर लिखा जाएगा, जिसमें एंटर हुआ है वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर 2 से एंटर कर रहा होता 1 में तो फिर v2 अपॉन v1 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2n1 लिख देते हैं, तो फिर 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का देख रहे होते हैं विद रेस्पेक्ट टू 2। ठीक है, मीडियम 2। कोई डाउट है अगर यहाँ तक तो पूछो। No, sir. No, sir. नहीं है। No. अब लिखो, हेडिंग डालो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा बताओ, ये मालूम है तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? नो सर। नहीं पता है, कोई नहीं। यहाँ पे देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद करो, ये अपने साउंड चैप्टर जब 9th में पढ़ा था, वहां पे एक क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, तो ये याद रख लेना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि 3 के बाद कितने जीरो लगा दोगे तुम? 8। मतलब क्या हुआ? एक तरीके से 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी लाइट जो है कितने मीटर एक सेकंड में कवर कर लेती है, समझ रहे हो? अब होता क्या है, ये राउंड ऑफ फिगर है, एग्जैक्ट 3 नहीं होता है। ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाती है वो आती है 2.9970 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर, इन एयर। जबकि हम क्या लेके चलते हैं, ये है ना, राउंड ऑफ कर लेते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाता है। समझ आ रहा है इतना? लेकिन हकीकत में जो है एग्जैक्ट वैल्यू वो ये है। चलो जी, यस सर। अब क्या होगा देखो, वैक्यूम भी एक चीज होती है। एयर और वैक्यूम में डिफरेंस क्या है, मुझे कोई ये बताएगा? सर एयर में साउंड ट्रेवल करती है। और कुछ? यहाँ पे साउंड के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। सर पार्टिकल्स में मोशन कम हो जाता है। देखो क्या होता है वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में क्या होता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, समझ रहे हो? कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। स्पेस के उस हिस्से को हम वैक्यूम बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे कोई एक तरीके से पार्टिकल भी नहीं होता। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, तो वो क्या कर रहा होता है, वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, तो वैक्यूम और एयर में यही फर्क है, एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, वैक्यूम में भी जो लाइट है वो ट्रेवल करती है, वैक्यूम में भी जो लाइट है वो ट्रेवल करती है। हमारा जो स्पेस है उसमें वैक्यूम है। ठीक है, फिर तुम अर्थ की तरफ आ रहे हो और प्लेनेट की तरफ जा रहे हो तो तुम्हें वहां पे एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उसे हम एयर बोल रहे हैं। और लाइट क्या है, सन से ट्रेवल करती हुई आ रही है, यानी वो वैक्यूम से भी ट्रेवल करती हुई आ रही होगी कहीं ना कहीं, है ना? तो वहां से भी, यानी कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है वैक्यूम में भी और एयर में भी। ठीक है, हमें ये पता चल गया वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, एयर में भी ट्रेवल करती है। और देखो यहाँ पे अगर ये लिक्विड है, वाटर है, उससे भी ट्रेवल करती है, सॉलिड से भी ट्रेवल करती है। तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है लाइट। जबकि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, उसे पार्टिकल चाहिए होता है अपने मोशन के लिए, वो पार्टिकल को वाइब्रेट कराता है। कुछ याद आया 9th का? यस सर। है ना, याद है ना?
तो जब पार्टिकल में वाइब्रेशन होता है तभी साउंड आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और आगे किसी सेकंड पर्सन तक वो पहुंच रही होती है। वैक्यूम में तुम्हारी आवाज नहीं जा पाएगी। तुम वैक्यूम में खड़े हो एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, तो तुम कितना ही बोल लो, कितना ही चिल्ला लो, कुछ सामने वाले को तुम्हारे सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तुम्हें लगेगा तुम बोल रहे हो लेकिन तुम्हें खुद भी अपनी आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वहां ट्रेवल ही नहीं करती है। तो जो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है तो वैक्यूम में भी इसकी स्पीड होगी, तो वैक्यूम में थोड़ी सी ज्यादा होती है, 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट Yes. यहाँ पे सेम सी ही होती है। तो एयर आए तब भी हम ये ले लेते हैं स्पीड, वैक्यूम आए तब भी ये ले लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करके। लेकिन हल्का सा दोनों में फर्क है। यहाँ पे वैक्यूम में बहुत हल्की सी हमें स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि एक नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट, है ना। 2.9979 और ये 2.9970 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ है? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे दोबारा वापस लौटते हैं। ठीक है, ये क्यों समझाया मैंने, अभी थोड़ी देर में तुम्हें समझ आएगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। लिखो, व्हेन लाइट is going from one medium ब्रैकेट में लिखो अदर देन वैक्यूम और एयर, other than vacuum or air, bracket close, to another medium, comma, then the value of refractive index, is called relative refractive index. Repeat कर रहा हूँ, when light is going from one medium to another medium, ब्रैकेट में यहाँ पे तुमने क्या लिखा होगा वन मीडियम के बाद, other than vacuum or air, then the value of refractive index is called relative refractive index. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो नेक्स्ट लाइन से। फॉर एग्जाम्पल when the light is going from water into glass, comma, then the value of refractive index will be the relative refractive index of glass. Then the value of refractive index will be the relative refractive index of glass with respect to water. सही वाला पॉइंट रिपीट कर दो। When the light is going from water into glass, then the value of refractive index will be the relative refractive index of glass with respect to water. ठीक है, अब यस सर। तो देखो, हम बात कर रहे हैं कि ये जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अभी हमने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि एयर से, ठीक है, एयर से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा होता है, ठीक है, इंसिडेंट रे का एयर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होता है, फिर अगर रे किस में एंटर कर जाए, किसी दूसरे मीडियम में, उससे जो एंगल ऑफ क्या बन रहा होता है, रिफ्रैक्शन। तो उसमें साइन में वैल्यू ली जाती है, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
आई कहाँ पे है, एयर में, और आर कहाँ पे, किसी दूसरे मीडियम में, तो इसका जो रेशियो आता है, वो जो वैल्यू आती है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो जो दूसरा हमने मीडियम लिया हुआ है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, कोई भी एक मीडियम फिक्स नहीं है, तुम कोई भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे तुमने यहाँ पे क्या लिया, एक बार बोलना, ग्लास एंड वाटर लिया है ना। क्यों, लाइट कहाँ से जा रही है, वाटर इनटू ग्लास जा रही है, ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर इनटू ग्लास। तो इसको देखो तुम कैसे लिखोगे, तो तुम इसको लिखोगे वाटर इस तरीके से, ठीक है। डब्ल्यू किसके लिए हो गया, वाटर के लिए, और जी किसके लिए हो गया, ग्लास के लिए। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकला, ग्लास का, विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा, कितना निकलेगा, तो ये 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, एयर के रेस्पेक्ट में। जबकि ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 1.5 नहीं आएगा, कुछ और वैल्यू आएगी। अब इसके साथ क्योंकि इसका क्या हो रहा है, रिलेशन देखा जा रहा है कि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस रेशियो में, इस रेशियो में इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ पा रहे हो, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। कहां से कहां पे जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है। जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था 1 एंड 2 सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ना, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकल रहा है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ऐसे ही यहाँ पे ग्लास का निकल रहा है विद रेस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकल रहा है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। कहां से कहां पे जा रही है, वाटर टू ग्लास। अगर मैं बोल दूं ग्लास टू वाटर है, ठीक है जी, ग्लास टू वाटर है, ठीक है, तो ग्लास टू वाटर ऐसे लिखोगे, लेकिन इसको पढ़ोगे कैसे, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, इधर लिख देता हूं मैं, ग्लास टू वाटर, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में लिखोगे। बोलोगे कैसे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। क्लियर हुआ है पॉइंट, हाँ, यस सर। ठीक है। तो अगर हम एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं किसी भी मीडियम का, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी ले लें यहाँ पे, ठीक है, दो मीडियम, मीडियम 1 मीडियम 2 कोई भी ले ले, तो इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एयर होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के अलावा, एयर वैक्यूम के अलावा कुछ भी होगा तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और लास्ट लिखो अब, ठीक है, इसको लिख लो, इस चीज को लिख लो इस तरीके से कि भाई लिखते कैसे हैं इसको। लिखो, इट मीन्स, इट मीन्स, बल्कि ऐसे लिखो, द सिंबल मीन्स, इट को हटा दो, साफ हो जाएगा किसके लिए कह रहे हैं हम। द सिंबल मीन्स दैट इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इस सिंबल की बात कर रहे हैं हम। द सिंबल मीन्स दैट इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब हेडिंग डालो, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। थर्ड हेडिंग ये हो जाएगी। तो लिखो, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम, VACUUM, when light is going from vacuum to another medium, comma,
then the value of refractive index, then the value of refractive index, then the value of refractive index is called the absolute refractive index, is called the absolute refractive index. स्टार पॉइंट बनाओ. देखो, the absolute refractive index, the absolute refractive index has only one subscript. Subscript, बोर्ड पे देखो, has only one subscript with its symbol small n बनाओगे, with its symbol n on its right side, which indicate the name of the medium, अगली लाइन से लिखो. For the light going from vacuum into glass, for the light going from vacuum into glass, comma, the absolute refractive index of glass, is represented as इधर ध्यान दो, इसमें सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है. कौन सा? वो जो मीडियम है वैक्यूम के अलावा. ठीक है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा? हम वैक्यूम की बात करेंगे. ये जो लाइट रे है वो वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है. यहाँ पे हमने ग्लास ले लिया है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ये सिंबल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. सबस्क्रिप्ट ग्लास के लिए ले लिया. अच्छा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं जी. ठीक है कि भाई ग्लास दिखा देना कि जी डिनोट्स एयर ग्लास. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या होता है, लिख कैसे रहे होते हैं? जिससे जा रहा होता है और जिसमें जा रहा होता है. यानी कि यहाँ पे वैक्यूम लिखा जाएगा, लेकिन जहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वहां पे हम वैक्यूम का सिंबल नहीं बनाते. ठीक है, वहां पे हम छोड़ देते हैं. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का ये तरीका है. अगर कहीं पे तुम ये देख लो, इस तरीके से लिखा गया है. ठीक है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे जो एन से पहले सबस्क्रिप्ट है वो तो गायब है, मिस प्रिंट है. इसका साफ साफ मतलब है कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, किसका? वोटर का. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वोटर का. यानी दूसरा यहाँ पे जो मीडियम है जिससे लाइट आ रही थी वो क्या है? वैक्यूम. तो यहाँ पे वो सिंबल नहीं बनाते. क्लियर हुआ वाला पॉइंट? ये लिखने का तरीका होता है. जल्दी बोलो हाँ या ना. यस सर. यस सर. तो ग्लास है तो ऐसे लिख देंगे, वाटर है तो ऐसे लिख देंगे, या फिर शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर है? ये तभी लिखोगे जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग डेफिनेशन की वजह से अलग अलग नाम दे दिया गया. अगर तुम देखो तो कुछ भी यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, है ना. अगर तुम सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो तो तुम क्या बोलोगे? यहाँ पे हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे होते हैं? एयर के रेस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव में किसका देख रहे होते हैं? रिलेटिव में कोई भी दो मीडियम का एक दूसरे के रिलेशन में हम देख रहे होते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम देख रहे होते हैं. ठीक है, किसी भी मीडियम का, ग्लास का है, वोटर का, उसमें बस ये लिखना होता है. ठीक है, जिस मीडियम का हम देख रहे होते हैं उसका सबस्क्रिप्ट लिखा जाएगा. ठीक है, इस सिंबल के साथ, एन के साथ, जो कि किसका सिंबल है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है. बाकी में कैसे लिखते हैं? अगर रिलेटिव है, कहां से कहां पे जा रहा है, यानी कि वाटर इनटू ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ विद रेस्पेक्ट टू वाटर. क्लियर हुआ इतना? यस सर. यस सर. है ना. कई बार
देखो अगर डेफिनेशन आती है तो तुम्हें साफ साफ लिखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का के रेस्पेक्ट में होता है, एब्सोल्यूट वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। लेकिन न्यूमेरिकल में तुम कुछ बुक में जब देखोगे तो तुम्हें ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर फ्लैश में वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे और इधर ये लिख दिए एन जी, ठीक है। तो तुम कहोगे यहाँ पे एयर नहीं होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं सब स्क्रिप्ट, फिर यहाँ पे एयर की स्पीड क्यों लिख दी भाई? वो इसलिए लिख दिया है क्योंकि ऑलमोस्ट इनकी स्पीड सेम ही होती है, समझ रहे हो। तो कुछ बुक में कहीं कहीं पे तुम्हें ये भी देखने को मिलेगा कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो कुछ नहीं है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो वैल्यू है वो सेम है ना। एयर की स्पीड कितनी है भाई? एयर की थोड़ी सी क्या है, कम है उससे, कितनी हो जाएगी? 2.9970 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगी एयर में। और इसमें कितनी हो जाएगी? 2 पॉइंट वैक्यूम में 9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है। सॉरी, ये 8 आएगा मीटर पर सेकेंड। तो कई बार तुम्हें स्पीड ऑफ वैक्यूम की जगह यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो वो इसलिए क्योंकि वहां पे वो ये मान के चल रहे हैं कि स्पीड तो दोनों ही सेम है, इसलिए। और एयर लो या वैक्यूम लो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इस चीज को याद रखना है बस। डेफिनेशन आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहां पे तुम वैक्यूम ही वर्ड डालोगे, ठीक है। जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसे हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन के लिए याद रखना है, बाकी केस में वैक्यूम पूछे या एयर पूछे, ठीक है, तुम समझना वो सेम ही चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो उसे या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, सेम है। बस क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या लोगे, ना तो ए लोगे ना ए लोगे, उस जगह पे तुम्हें बोला जाएगा 3 इंटू 10⁸ लो। क्लियर हुए कुछ पॉइंट्स? यस सर। यस चलो सर। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं तुम्हें, देखो। लाइट एंटर्स फ्रॉम light enters from air into a glass plate, having a refractive index 1.5, having a refractive index 1.5, ठीक है। And the speed of light in air is, and the speed of light in एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है, डैश कर स्लैश करके लिख लेना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸, ये लिखा हुआ है देखो, मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में उसकी स्पीड दे दी है, फुल स्टॉप। अब लिखो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हम ग्लास का, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है, क्योंकि उसने नीचे क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैसे वो क्या बोल रहा है कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो किसके से हम रेस्पेक्ट में निकालते हैं, एयर के, लेकिन स्पीड किसकी देती है, वैक्यूम की। तो इसलिए हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि वो एयर और वैक्यूम की ऑलमोस्ट सेम ही होती है, इसलिए वहां पे एयर की स्पीड हो या वैक्यूम की हो सेम ही होती है। नीचे किसके लिखेंगे, ग्लास की, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और यही हमें फाइंड भी करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए, क्योंकि एयर से ग्लास में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका है, ग्लास का होगा, ठीक है। जी का एयर के रेस्पेक्ट में, और एयर के रेस्पेक्ट में जब भी हम किसी का देखते हैं उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸, ठीक है। ये हमें निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है 1.5, ये दिया हुआ है ना कितना, 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 × 10⁸, और इसको दोबारा लिख लेना है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ 1.5 को, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸, और अपॉन में आ जाएगा 1.5। देखो इसको सोल्व अगर तुम करोगे तो देखोगे 3 का हाफ है बिल्कुल, 3 का अगर आधा करोगे तो 1.5 आएगा, या मैं बोलूँ ये 1.5 का डबल है, तो यहाँ पे डबल है तो 2 आ जाएगा। तो ये कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होगी ग्लास में। ये न्यूमेरिकल था, इस तरीके के आते हैं छोटे छोटे से। एक स्टार पॉइंट बनाओ, यहाँ पे लिखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स depends on the nature of the material. The refractive index depends on the nature of the material, depends on the nature of the material of the medium and the wavelength of the light used, and wavelength of the light used, and wavelength of the light used. तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करेगा, मटेरियल, इस मटेरियल का कोई चीज बनी हुई है, ग्लास है तो ग्लास का क्या मटेरियल है, ठीक है। कई बार तुम देखोगे तुम्हें ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सारे ग्लास हैं, इनका तो 1.5 ही आना चाहिए था। अब डिपेंड ये भी करता है ना ग्लास किस मटेरियल का है, ग्लास भी बहुत अलग अलग मटेरियल के आते हैं, क्लियर है। लेकिन जो नॉर्मल ग्लास है हम उसकी बात करें तो 1.5 होता है। दूसरा यहाँ पे जो रे जा रही है, ठीक है, लाइट रे, उसकी वेवलेंथ क्या है, उस पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। वेवलेंथ का मतलब कलर, ठीक है, जो लाइट रे जा रही है उसका कलर क्या है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी इस चीज को, समझ रहे हो। जैसे कि रेड कलर है, उसको, रेड कलर को हम कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, रेड कलर को कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं हम, कहीं पे देखा तुमने, सर ट्रैफिक लाइट में। ट्रैफिक लाइट में, और कहाँ पे कर रहे होते हैं, सर कार की जो लाइट होती है।
देखो जहाँ पे भी हमें कोई बहुत दूर से कोई चीज दिखानी हो, ठीक है, डेंजर है इधर या फिर कुछ भी सिंबल दिखाना है, तो वहां पे हम रेड लाइट का यूज करते हैं, रेड बल्ब का यूज करते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, जो उसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो दूर तक जाती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर यहाँ पे एक रेड बल्ब लगा हुआ है और एक यहाँ पे येलो बल्ब लगा हुआ है, तो तुम्हें दूर से रेड बल्ब दिखाई देगा। ठीक है, येलो नहीं देख पाओगे तुम इजली, लेकिन रेड बल्ब तुम्हें काफी दूर तक दिखाई देता है। क्लियर है? तो कलर जो होते हैं उनकी अपनी अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे हमने जो दो चीज लिखी ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करे, एक तो मटेरियल, मटेरियल क्या है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तभी तो सबका अलग अलग है। ग्लास, वाटर या कोई और भी ले लो, ठीक है, अलग अलग चीजें ले लो तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि मटेरियल अलग है। ग्लास एक अलग चीज है, वाटर एक अलग चीज है, उनका मटेरियल अलग है। जबकि मैंने बोला ग्लास में भी अगर मटेरियल चेंज कर दोगे तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत 1.5 से कुछ कम या ज्यादा देखने को मिलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो मटेरियल पे डिपेंड रहता है। ठीक है। दूसरा, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है, तो ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने वहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें लिखवाया था, ठीक है, कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा। जो मटेरियल है वो क्या है, ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट था ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और तीसरा हमने क्या लिखा था यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बस तुम्हें सीधा याद रखना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो वहां पे हमने लिखा था कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जो ग्लास स्लैब ली है उसकी थिकनेस कितनी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इन तीन चीजों पे तो वो भी याद रखना है, तीन। और यहाँ पे दो याद रखने हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। हो जाएगा? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से काफी क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा मैं आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं। काफी टाइम देखने को मिलता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस वाले टॉपिक में। एक स्टार पॉइंट लिखो। देखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया आर इक्वल, आर इक्वल, then then there will be no bending of light ray, then there will be no bending of light rays when they pass from one medium to another, when they pass from one medium to another, when they pass from one medium to another। समझ आई ये वाली बात? देखो, अगर दो मीडियम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो वहां पे बेंडिंग नहीं होगी, वो उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। अब कुछ सोच के बताओ, दो मीडियम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ऐसा कहाँ पे होगा? जब वो दोनों के दोनों ही मीडियम सेम ही चीज से बने हो, यानी सेम ही मीडियम है वो। ठीक है, बस हम कह रहे हैं कि ये दो मीडियम है। जैसे एयर है और मैं कह दूं यहाँ पे ये वाली एयर अलग मीडियम है, ये वाली एयर अलग मीडियम है, तो यहाँ से रेज जो है वो डायरेक्ट पास हो जाएगी, कोई बेंडिंग देखने को तुम्हें नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? लेकिन मैंने क्या कहा कि ये दो मीडियम थे, तुमने मान लिया, लेकिन जब तुमने देखा बेंडिंग तो हुई नहीं, तो यहाँ पे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने का मतलब क्या है? कि दोनों मटेरियल सेम है। हम ये भी चीज बोल सकते हैं कि दोनों मीडियम सेम है या दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो ऐसे में कोई भी बेंडिंग हमें लाइट रे में देखने को नहीं मिलेगी। एक स्टार पॉइंट और बनाओ। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन निकल आते हैं और बच्चा इनको ध्यान नहीं देता, तो वो डेफिनेशन याद करके जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखो, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस, comma, more, 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 it will change the direction of,
more, it will change the direction of a beam of light passing through it. Beam of light passing through it. लिख लिया? तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा हमें बेंडिंग देखने को मिलेगी. More refractive index means more bending of light. एक नया फॉर्मूला यहाँ से हम सीखेंगे. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये एक मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम हो गया. ये क्या हो जाएगा जी? नॉर्मल हो जाएगा. और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये बैंड हो गई और इधर से निकल जाएगी. ये बनेगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे. ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2. ये रे क्या बोली जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है जी, क्या हो गई? ये रिफ्रैक्टेड रे. अब मानो यहाँ पे जो स्पीड है वो है v1 लाइट की और यहाँ पे स्पीड क्या है? v2. स्पीड क्या है? v2. अब रे कहाँ से जा रही है? मीडियम 1 से मीडियम 2. तो कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से. भाई जहां से जाती है उसको पहले लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में और जहां पे जा रही होती है उसको बाद में. इसी तरीके से जो स्पीड है वो मीडियम 1 के ऊपर लिखी जाएगी v1 और यहाँ पे लिखा जाएगा v2. इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1. क्या मान लिया इसको? इक्वेशन नंबर 1. एक दूसरा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम, ये फिगर. अब क्या है, जो रे है वो इस साइड से जा रही है. ठीक है, रे हमने बोला कि भाई इसको उल्टा कर देते हैं. ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी अब आई, एंगल आई, और ये हो जाएगा एंगल आर. इसे क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये इधर से फिर निकल गई. सेम ही मीडियम है जो पहले थे, ये मीडियम 1. ठीक है, और ये मीडियम 2. तो इस बार जो लाइट रे है उसने ट्रेवल करा मीडियम 2 से मीडियम 1 में, और इस केस में क्या था? मीडियम 1 से जा रही थी मीडियम 2 में. स्पीड तो वही रहेगी लाइट रे की, है ना, जिस मीडियम में पहले थी v1 थी, इस मीडियम 1 में अब भी यही रहेगी. तो यहाँ पे v1 हो गई और यहाँ पे ये v2 हो गई. तो अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगा? 2n1 सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि 2 से मीडियम 1 में जा रही है. ठीक है, ऊपर क्या आएगा फिर? स्पीड ऑफ मीडियम 2 और नीचे क्या आएगा? स्पीड ऑफ मीडियम 1. इस चीज को देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 से 2 में जाती है तो ऐसे लिखा जाएगा 1 and 2, और वेलोसिटी कहाँ पे ली जाएगी? 1 की ली जाएगी, 1/2. यहाँ से 2 से अगर 1 में जाती है तो 2/1 फिर स्पीड ली जाएगी, और ऐसे लिखेंगे इसको. बोलो जी, क्लियर हुआ है? यस सर. इसके नीचे अगर कुछ Yes, नहीं sir. लिखा तो मैं कह सकता हूँ 1 लिखा होगा.
अपॉन में 1, यही तो मतलब हुआ। बोलो। यस सर। 5 को क्या भी लिख सकते हैं हम, 5/1 भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हटा रहा हूं मैं, लिख नहीं रहे हम। इसका अगर रेसिप्रोकल करूं मैं, पलट के लिख दूं, तो 1 तो ऊपर चला जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर, और ये नीचे क्या आ जाएगा 2n1। ये पलटा है तो फिर ये भी रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, इसको ले लो 2। अब जरा ध्यान दो, जब हमने रेसिप्रोकल करा है तो v1/v2 इधर भी है, v1/v2 इधर भी है, तो दोनों ही साइड में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल गया हमें यहाँ से, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। एक नया हमारे पास फॉर्मूला आ गया। कैसे यूज करेंगे इसको, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो वो लिखो जरा एक क्वेश्चन इसके बाद, बोलो। लिखो क्वेश्चन लिखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, if the refractive index of water, if the refractive index of water for light going from air to water, for light going from air to water, b be b 1.33, if the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, comma, what will be the refractive index for light, what will be the refractive index for light going from water to air, going from water to air। देखो समझना इस चीज को, क्या दिया है उन्होंने और क्या पूछना है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। कर रहा हूं। If the refractive index of water, if the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, full stop या comma, what will be the refractive index for light going from water to air, going from water to air। देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें 1.33, किसका है ये, जब लाइट कहां से कहां पे जा रही है, एयर टू वाटर, जब लाइट कहां से जा रही है, एयर टू वाटर। ये कितना दे दिया 1.33, कितना दे दिया 1.33। अच्छा अब ये बताओ, एयर टू वाटर जा रही है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सीधा नहीं बोल सकता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब एक मीडियम वाटर हो दूसरा कुछ और है, तो जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। तो यहाँ पे बोल रहा है लाइट एयर टू वाटर जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33 है, तो बिल्कुल ठीक बात है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ही होगा जब एयर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो वो ये कह रहा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। तो ये बताना है अगर वाटर से एयर में जाए तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला सीखा है, देखो 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर ये सबस्क्रिप्ट चेंज हो जाए तो इनमें फॉर्मूला बन जाता है रेसिप्रोकल का। तो इसको तुम ऐसे लिखोगे, देखो ये निकालना है तुम्हें, किसके इक्वल होगा 1/ANW। ठीक है, इस फॉर्मूले का याद रखना, सबस्क्रिप्ट चेंज हो जाते हैं और ये रेसिप्रोकल में आएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये मैं जानता हूं इसकी वैल्यू कितनी है
1.33 तो इसको सोल्व करोगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना ये क्या आ जाएगा 0.75। ठीक है, और आगे भी आएगा तो राउंड ऑफ फिगर ये लिख देंगे हम 0.75। कर लो इसको एक बार खुद से भी ट्राई करना, तब अच्छे से आएगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। देखो इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस, मालूम ही होगा तुम्हें। तो यहाँ पे मैं एक का इंडेक्स नहीं बोल रहा हूँ, कहीं का बोलने वाला हूँ, प्लूरल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ kerosene, comma turpentine, kerosene, comma turpentine, TURPENTINE, TURPENTINE। लिख लिया? एंड Yes, sir. वाटर, एंड वाटर। आर ध्यान से लिखना है वैल्यू सब। 1.44, 1.47 and 1.33 respectively। Full stop। Full stop। In which of these materials does light travel fastest? In which of these materials does light travel fastest? Question mark। टर्पेंटाइन एक टाइप का ऑयल होता है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में, ठीक है, यूज होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, और स्वीट ब्रिवेजेस में, ठीक है, जहाँ पे स्वीट फ्लेवर लाना हो उस जगह पे ये ऑयल यूज किया जाता है। केरोसिन तुम जानती होंगी और वाटर भी तुम्हें पता है। तो यहाँ पे तीन चीज दे दी हमें बताया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सही बात है, इन मीडियम। अब अगर तुम यहां से देखो, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है उसके क्या है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये बात बताओ, समझ में आ रही है? बोर्ड पे जो लिखी हुई है इसके क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब खुद बताओ, यहाँ पे पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट किस में होगी, तो ये ज्यादा तब होगा जब ये कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, इस तरीके से समझो, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। हमें स्पीड ऑफ लाइट को फास्टेस्ट बोला है किसमें होगी, यानी ज्यादा देखना है।
तो अपने मन में ये सोचो कि इसको तो हमें ज्यादा दिखाना है, तो अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू फिर छोटी होनी चाहिए। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे कम है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में जो भी होगा, उस मीडियम में जो स्पीड होगी लाइट की वो सबसे ज्यादा होगी, यानी लाइट रे उस मीडियम में से सबसे तेजी से निकल के जा रही होगी। तो अब आंसर बताओ, सबसे कम देख के बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। तो उसी की स्पीड, लाइट की स्पीड उसी मीडियम में सबसे सब वाटर का। वाटर का तो लिखो, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके उतार लो। लिखो, it is obvious, it is obvious from the above relation, from the above relation that the speed of light will be maximum. It is obvious from the above relation that the speed of light will be maximum in that medium, in that medium which has the lowest refractive index, in that medium which has the lowest refractive index. Full stop. Now, comma, out of kerosene, comma, turpentine and water. Now, out of kerosene, turpentine and water, comma, water has the lowest refractive index. Water has the lowest refractive index of 1.33. 1.33. Full stop. So the light will have maximum speed in water. So the light will have maximum speed in water. Maximum speed in water.